हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लैट 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच। आपके घर पे बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन एनरोल इन आवर प्रहार बैच। वहीं अगर आप हमारे मॉक्स चाहते हैं, जिसमें कि फिजिकल डिलीवरी मॉक्स के चाहते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्म में मॉक्स चाहते हैं, तो दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड अगर आप हमारी बुक्स चाहते हैं देन दिस इज़ योर कोर्स। एंड साथ ही साथ अगर आप NLSET एंड क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारी ऐप या वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। सॉरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है वो आया है, खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट इज़ अ केस ऑफ पुलिस एट्रोसिटी सेज सुप्रीम कोर्ट। देखो, हुआ क्या था, ये आपकी 2022 का एक इंसिडेंट है जहाँ पे गुजरात के पुलिस ऑफिसर्स को ये लगा कि कुछ मुस्लिम्स जो लोग हैं वो गरबा इवेंट को नहीं होने दे रहे हैं सही से, और फिर उनको एक जगह पे बांध के उनको लाठियों से मारा गया था। इसके चलते हुए इन पुलिस ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट का यहाँ पे केस डाल के 15 दिन की सज़ा मिली थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। उसी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि भाई ये पुलिस एट्रोसिटी है और इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। एक्चुअली देखो, हमारे देश में ना एक वर्डिक्ट आया था, DK बासु जजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 1996 में ही आया था पुलिस अब्यूज़ एंड कस्टडियल वायलेंस के ऊपर। ऑल्दो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कहा कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास ये पावर नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे यही बोला है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हर पुलिस ऑफिसर को ये पता होना चाहिए DK बासु जजमेंट क्या है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू नो व्हाट इज़ द लॉ लेड डाउन इन DK बासु जजमेंट। तो वही DK बासु जजमेंट का ऊपर ही बात बोली गई है। एंड जो चीज़ करी गई है गुजरात पुलिस के द्वारा वो बिल्कुल गलत थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत रत्न भारत के एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनको मिला है, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। देखिए, ये जो नाम है ना, ये बहुत मतलब इन्होंने जो आपका पिछड़ा वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है। इवन ये एक नई कम्युनिटी से खुद बिलोंग करते थे, बट इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। एंड देन ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, एक बार दिसंबर 1970 में एंड देन अदर टाइम वॉज जून 1971। ठीक, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें करी गई थी इनके द्वारा। तो अब इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस साल का भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। एंड कब कब चीफ मिनिस्टर बने, ये डेट से याद रखिएगा। इसके बाद है, नेटो साइंस $1.2 बिलियन एग्रीमेंट टू एक्वायर 2 लाख आर्टिलरी शेल। ठीक, तो ये आपका नेटो ने एग्रीमेंट किया है। ऐसी शॉर्ट न्यूज़ है, कुछ इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। US ब्रिटेन लॉन्च सेकेंड राउंड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स। देन दिस इज़ अगेन सीरीज ऑफ इवेंट्स जो चला आ रहा है। आपको पता है यमन के द्वारा, यमन में जो हाउथीज़ रेबल्स जिसको ईरान बैक करता है, या हाउथीज़ जो हैं ये शिया मुस्लिम्स हैं ज़्यादा, ये लोग रेड सी में काफ़ी परेशानी कर रहे थे, काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे थे। तो अब US एंड ब्रिटेन मिलके जो है इन्होंने अपना फिर से यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स इनके अगेंस्ट में शुरू करी है। तो वही ये यहाँ पे आपकी शॉर्ट न्यूज़ है। इसके बाद देखिए, अभी एक मामला है नया, इसको डिटेल में समझते हैं। ये अभी कल की ही ये न्यूज़ आई थी बार एंड बेंच पे। तो ऑल्दो लाइव लॉ सब जगह पे है, पर अपन ने बार एंड बेंच से आर्टिकल उठाया है। तो पहले एक बार हेडिंग पढ़ देता हूँ मैं। दिल्ली हाई कोर्ट सेट्स असाइड CIC ऑर्डर टू प्रोवाइड RTI इन्फॉर्मेशन ऑन टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड टू PM केयर फंड। देखो, आपको याद होगा जब कोविड आया था ना, तो PM केयर फंड के अंदर ये स्कीम बताई गई थी सरकार के द्वारा कि अगर आपने यहाँ पे डोनेशन किया तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन में हेल्प मिलेगी। ठीक, तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन करके एक ऑफिस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग CIC का यही फुल फॉर्म है। तो इन्होंने ना एक RTI के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनसे ये जानने की कोशिश करी कि भैया हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जब PM केयर फंड वालों ने आपसे ये कहा था कि भाई ये एग्जेम्पशन होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिए थे। मतलब ये जो हैं ये टैक्स, जो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है CIC जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये जानना चाह रही है कि सरकार ने PM केयर फंड में जो एग्जेम्पशन दिया था इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुए थे, नहीं हुए थे, परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, और वो भेजो। तो इसके लिए केस जो है फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला कि भैया ये CIC हमसे कौन होती है पूछने वाली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बात बोली कि हाँ भाई, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है CIC की, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लो। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे ये थी।
अब इसके तहत आरटीआई इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। एक्ट भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटीशन तो काफी समय से फाइल है, लेकिन अब ये सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंडर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंडर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछने ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन। और दूसरा, इसने एम्पावर किया है सिटीजन्स को। सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए। अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए, तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर। ये क्या है? ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में। ठीक है, तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे। वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, इसके अलावा forbidden to be published by any court of law, disclosure of which may constitute contempt of court, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये आपको ये ध्यान रखना है। प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहां मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं। ठीक है,
अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको। ठीक है, फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी। ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई कचरा यहां से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए। देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहां पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर? कहां गया यार? चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं फिर आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16 आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई। तो लेट्स सी क्या होता है। आरटीआई क्यों लाया? टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है? सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए। आंसर 30 दिन के अंदर देना है। लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है। एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहां कर सकते हो? पहली डिपार्टमेंट अपीलेंस अथॉरिटी में और दूसरी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको दोनों बताया। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले रहे, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे? तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे होगे और थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।